नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए को लेके एक ऐसा महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है कि ये जजमेंट आ जाने के बाद ऐसे पति जिनके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए लग जाने के बाद उनके ऊपर काफी बड़ी परेशानी आ जाती थी, उन्हें बेवजह का गिरफ्तार कर लिया जाता था, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब उनकी ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाने वाली है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए को लेके कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं और उस गाइडलाइंस के अनुसार ही अब कार्यवाही होगी और काफी कुछ परिवर्तन आ चुका है, जिससे पतियों का काफी बचाव होगा और पतियों को बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है इस जजमेंट के आ जाने के बाद और इन गाइडलाइंस के बाद। तो आज मैं आपको उन्हीं जजमेंट के बारे में और जो गाइडलाइंस आई है उसी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं, सारी चीज़ों को विस्तृत बताने वाला हूं कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए को लेके अपना लेटेस्ट गाइडलाइन क्या दिया है, क्या क्या चीज़ों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार माननीय उच्च न्यायालय ने परिवर्तन किया है और क्या क्या चीज़ें अब बदल चुकी हैं और क्या क्या चीज़ें अब नई आई हैं। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो वीडियो को पूरा देख के सारी चीजों को बारीकी से समझिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498 ए के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश, सुरक्षा उपाय जारी किए हैं। आज हम हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए इन्हीं दिशा निर्देश और सुरक्षा उपायों के ऊपर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं और सारी चीज़ों को विस्तृत रूप से समझने वाले हैं। तो देखिए, न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों में से एक में कहा गया कि धारा 498 ए आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद 2 महीनों के कूलिंग ऑफ पीरियड के दौरान आरोपी के खिलाफ कोई गिरफ्तारी या दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। इस दौरान कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले को परिवार कल्याण समिति के पास भेजा जाए। यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 498 ए एक महिला के पति या उसके रिश्तेदारों को दंडित करने का प्रावधान करती है यदि वे उसके साथ क्रूरता करते हैं। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की पीठ ने सुरक्षा उपाय जारी करते हुए कहा कि अगर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का बिना सोचे समझे बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता रहा तो हमारी सदियों पुरानी विवाह संस्था की पारंपरिक सुगंध पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के दुरुपयोग के लिए कोर्ट ने बड़ी नाराजगी दर्ज कराई है और बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अब आगे हम देखते हैं। संक्षेप में मामला यह है कि न्यायालय 3 व्यक्तियों शिकायतकर्ता के ससुराल वालों द्वारा दायर पुनर्निरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें आईपीसी की धारा 498 ए सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं सहित उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में उनके निर्वहन आदेशों को खारिज कर दिया गया था। यह एफआईआर पत्नी ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराई थी, जिसमें उसने अन्य बातों के साथ साथ आरोप लगाया था कि उसका ससुर उससे यौन संबंध बनाना चाहता था और इतना ही नहीं बल्कि उसके देवर भी उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का भी प्रयास किया। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसका पति उसका मोबाइल फ़ोन छीनकर उसे बाथरूम में बंद कर देता था। उसकी सास और भाभी ने गर्भपात के लिए दबाव डाला। उसके मना करने पे परिवार के सभी सदस्य उसके साथ मारपीट करने लगे। यह भी आरोप लगाया कि अतिरिक्त दहेज की लगातार मांग की गई और उसे मना करने पर उसे मुट्ठी और लातों से बेरहमी से मारा गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसे अपमानित किया गया। न्यायालय की टिप्पणियां पत्नी द्वारा एफआईआर में सुनाई गई कहानी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा, एफआईआर न केवल घृणित है बल्कि अपने ही पति और ससुराल वालों के खिलाफ गंदे और जहरीले आरोपों से भरी है। अदालत ने टिप्पणी की,
बिना किसी शर्म या किसी भी प्रकार की अड़चन के घटना का ग्राफिक और विशद वर्णन मानसिक स्थिति की मात्रा और शिकायतकर्ता के दिमाग में जहर और जहर की मात्रा को बयां करता है। उसने बिना कुछ बोले अदालत के सामने तमाशा किया और घटना को कई गुना बढ़ा कर दिखाया। इसके अलावा अदालत ने निचली अदालत के आरोपी को बरी करने के आदेश में कोई गलती नहीं पाई, क्योंकि अदालत का विचार था कि पत्नी पीड़ित जांच के समय उसके द्वारा लगाए गए आरोप को साबित करने में असमर्थ थी और ये आरोप झूठे पाए गए थे। अदालत ने एफआईआर में शिकायतकर्ता द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के स्तर के लिए अपना सबसे मजबूत अपवाद भी दर्ज किया। अदालत ने कहा, एफआईआर की भाषा सभ्य होनी चाहिए और शिकायतकर्ता पर हुए अत्याचारों की कोई भी मात्रा उसे इस तरह की अभिव्यक्ति देने के लिए उचित नहीं ठहराएगी। एफआईआर शिकायत किसी भी आपराधिक मामले का प्रवेश द्वार है। यहाँ तक कि नरम और सभ्य अभिव्यक्ति भी अच्छी तरह से मामले को बयां कर सकती है, जिससे यह कहा जा सके कि शिकायतकर्ता को अत्याचारों का सामना करना पड़ा। नतीजन ससुराल वालों की पुनरीक्षण याचिकाओं को अनुमति दी गई। हालांकि पति की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई। पत्नी द्वारा आईपीसी की धारा 498 के दुरुपयोग के संबंध में अदालत ने कहा कि आजकल हर वैवाहिक मामलों में कई गुना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, जिसमें पति और परिवार के सभी सदस्यों से जुड़े दहेज से संबंधित अत्याचारों को सभी तीखे आरोपों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार परिस्थितियों की समग्रता वस्तु और धारा 498 आईपीसी के दुरुपयोग के आरोपों का आकलन करते हुए कोर्ट ने सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मार्गदर्शन लेने के बाद पति और परिवार के सभी सदस्यों पर सामान्य और व्यापक आरोप लगने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए कुछ सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव रखा। अब हम उन्हीं प्रस्तावों पर विशेष चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पे कही गई है, एफआईआर दर्ज करने या शिकायत दर्ज करने के बाद कूलिंग पीरियड जो एफआईआर दर्ज करने या शिकायत दर्ज करने के 2 महीने बाद है, समाप्त किए बिना नामित अभियुक्तों को पकड़ने के लिए कोई गिरफ्तारी या पुलिस कार्यवाही नहीं की जाएगी। इस कूलिंग पीरियड के दौरान मामला तुरंत प्रत्येक जिले में परिवार कल्याण समिति को भेजा जाएगा। दूसरी यहाँ पे जो गाइडलाइन दी गई है उसमें ये कहा गया है, केवल वे मामले जिन्हें एफडब्ल्यूसी को भेजा जाएगा जिनमें आईपीसी की धारा 498 के तहत मामला हो और बिना किसी चोट के आईपीसी की धारा 307 और अन्य ऐसी धाराओं में मामला हो जिनमें 10 वर्ष से कम की कारावास का प्रावधान है। तीसरी यहाँ पे जो गाइडलाइन दी गई है उसमें ये कहा गया है, शिकायत या एफआईआर दर्ज करने के बाद 2 महीने की कूलिंग पीरियड समाप्त किए बिना कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। इस कूलिंग ऑफ पीरियड के दौरान मामला प्रत्येक जिले में परिवार कल्याण समिति को भेजा जा सकता है। यहाँ पे चौथी जो गाइडलाइन दी गई है उसमें कहा गया है, प्रत्येक जिले में कम से कम एक या अधिक एफडब्ल्यूसी जिला कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण के तहत गठित उस जिले के भौगोलिक आकार और जनसंख्या के आधार पर में कम से कम 3 सदस्य होंगे। इसके गठन और कार्य की समीक्षा समय समय पर उस जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वारा की जाएगी, जो विधिक सेवा प्राधिकरण में उस जिले के चेयरपर्सन या को चेयरपर्सन होंगे। अब यहाँ पे 5वां गाइडलाइन जो दिया गया है उसमें बताया गया है, उक्त एफडब्ल्यूसी में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, जिले के मध्यस्थता केंद्र में एक युवा मध्यस्थ या 5 साल तक की प्रैक्टिस करने वाले युवा वकील या गवर्नमेंट लॉ कॉलेज या स्टेट यूनिवर्सिटी या एनएलयू के 5वें सेमेस्टर के लॉ स्टूडेंट जिनका अच्छा एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड हो, या
उस जिले के जाने माने और मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता जिनका रिकॉर्ड साफ हो, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी या उसके आसपास के जिले में रह रहे हों जो कार्यवाही के उद्देश्य के लिए समय दे सके, या जिले के सीनियर न्यायिक या प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षित पत्नियां। अब यहाँ पे जो छठा गाइडलाइन दिया गया है उसे हम देखते हैं। FWC के सदस्य को कभी भी गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे जो अगली गाइडलाइन दी गई है उसे हम देखते हैं। समिति के समक्ष विचार विमर्श जारी रखा जाएगा और नामित अभियुक्तों के खिलाफ आवेदनों या शिकायत के अनुसार किसी भी गिरफ्तारी या किसी भी दंडात्मक कार्यवाही करने से पुलिस अधिकारी स्वयं बचेंगे। हालांकि जांच अधिकारी मामले की एक परिधीय जांच जारी रखेगा, जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट, चोट रिपोर्ट, गवाहों का बयान तैयार करना। अब अगली जो गाइडलाइन दी गई है उसे हम देखते हैं। समिति द्वारा दी गई उक्त रिपोर्ट अपनी योग्यता के आधार पर जांच अधिकारी या मजिस्ट्रेट के विचाराधीन होगी। उसके बाद 2 महीनों के कूलिंग पीरियड की समाप्ति के बाद दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी। अब अगली जो गाइडलाइन दी गई है उसे देखते हैं। विधिक सेवा सहायता समिति परिवार कल्याण समिति के सदस्यों को समय समय पर 1 सप्ताह से अधिक नहीं आवश्यक बुनियादी परीक्षण प्रदान करेगी। अगली गाइडलाइन दी गई है उसे देखते हैं। चूंकि यह समाज में टकराव को ठीक करने के लिए यह नेक कार्य है, जहां विवाद में बड़े पक्षकारों के बीच तनाव को कम किया जाएगा और उनके बीच गलतफहमी दूर करने का प्रयास करेंगे। चूंकि यह बड़े पैमाने पर जनता की सेवा है, सामाजिक कार्य, वे हर जिले के जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा तय किए गए अनुसार निःशुल्क आधार पर या बुनियादी न्यूनतम मानदेय पर कार्य करेंगे। अब हम अगले गाइडलाइन को देखते हैं। ऐसी FIR या शिकायत की जांच जिसमें धारा 498A IPC और ऊपर उल्लिखित अन्य संबंध धाराएं शामिल है, उनकी जांच गतिशील जांच अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जिनकी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता ऐसे वैवाहिक मामलों को संभालने और जांच करने के लिए कम से कम 1 सप्ताह के विशेष प्रशिक्षण के बाद प्रमाणित है। अगली जो गाइडलाइन यहाँ पे दी गई है वो ये दी गई है। जब पार्टियों के बीच समझौता हो जाता है तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश उनके द्वारा जिले में नामित अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी के लिए आपराधिक मामले को बंद करने सहित कार्यवाही को निपटाने के लिए खुला होगा। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण गाइडलाइंस हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा दिए गए हैं जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे और इससे काफ़ी बड़ा परिवर्तन आ चुका है। अब ये परिवर्तन आपको भविष्य में देखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा अब स्पष्टता होगी और काफ़ी ऐसे पुरुष जो बेवजह ही धारा 498A का शिकार हो गए हैं, बेवजह के मुकदमे झेल रहे हैं, उनका बचाव हो सकेगा। ये जो जजमेंट आया है वो मुकेश बंसल बनाम यूपी राज्य के केस में आया है। अगर आप अब इस जजमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप मेरी वेबसाइट पे आएंगे, जहाँ से जो ये ब्लॉग पढ़ के मैं आपको सुना रहा था उस ब्लॉग पे पहुँचेंगे। आप सारी चीज़ों को पढ़ भी सकते हैं। जजमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे आप क्लिक करेंगे तो ये जजमेंट आप डाउनलोड कर लेंगे, सेव करके रख लीजिएगा। इस जजमेंट का यूज आपको कभी भी आ सकता है। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फ़ोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।